डियर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर लेसन 5th थर्ड वीडियो है आपकी। आज प्रथम विश्व युद्ध के कारण हम पढ़ रहे थे। पहली 2 वीडियो में हमने 8 कारण पढ़ लिए हैं। आज इस वीडियो में हम 9वां कारण देखेंगे। 8 बिंदुओं में आपको ध्यान होगा: अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव, केसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा, प्रेस की भूमिका, शक्तिशाली राष्ट्रों के आपसी हितों का टकराव, उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्यवादी होड़, गुप्त सैनिक संधियां, सैन्यवाद का प्रसार, ये सब कारण हमने पढ़े थे। 9वां जो बिंदु है वह है आपका बोस्निया संकट। नया पाठ्यक्रम है थोड़ा, तो इसको रिवाइज आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। 1878 में जब बर्लिन कांग्रेस हुई, कांग्रेस मतलब एक सम्मेलन में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो ऑस्ट्रिया को सौंपा गया। बर्लिन जो कांग्रेस थी, एक सम्मेलन हुआ, जो झगड़े हो जाते थे या कई मुद्दों पर जब कोई बात सुलझानी होती थी तो कांग्रेस बुलाई जाती थी। बर्लिन में बुलाई गई, इसलिए बर्लिन कांग्रेस बोला गया। तो वहाँ पर बोस्निया और हर्जेगोविना का जो क्षेत्र था उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो ऑस्ट्रिया को सौंप दिया जाता है। सर्बिया इससे नाराज होता है क्योंकि सर्बिया इसका कंपटीटर था। इनमें पहले ही मनमुटाव चल रहा था क्योंकि यह स्लाव बाहुल्य क्षेत्र था। स्लाव एक जाति है, मतलब वहाँ के लोगों के संबंध में। तो सर्बिया के लोग स्लाव क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे, स्लाव राष्ट्र बनाना चाहते थे, बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे। सर्व स्लाववादी आंदोलन वो चला रहे थे, सर्व स्लाववादी आंदोलन वो चला रहे थे, जिसे रूस का समर्थन प्राप्त था। मतलब सर्बिया के साथ रूस भी शामिल था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बोस्निया और हर्जेगोविना में स्लाव का विरोध बढ़ता गया। स्लाव का विरोध बढ़ता जाता है क्योंकि उसका जो प्रशासन है वो ऑस्ट्रिया को मिलता है। तो ऑस्ट्रिया, इसलिए ऑस्ट्रिया ने 1908 में निर्णय लिया जाता है इन क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए। पूरी तरह से शामिल करने का निर्णय लिया जाता ताकि इन विरोध प्रदर्शनों को समाप्त किया जा सके। लेकिन रूस और सर्बिया इसका विरोध करते हैं और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एरेनथाल ने बड़ी चतुराई से, समझ से, दृढ़तापूर्वक यूरोप के प्रमुख राज्य से अनुमति प्राप्त कर ली अधिकार करने की। तो ये बर्लिन संधि का उल्लंघन था क्योंकि उसमें केवल प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए थे, न कि पूरी तरह से उसको हड़पना। तो संघर्ष होना जो है, ऑस्ट्रिया संघर्ष होना अनिवार्य हो गया या अवश्यंभावी हो गया। उग्र रूप धारण जो है ये करता गया, तीव्र प्रतिक्रिया होती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया के स्लाव क्षेत्र वापस प्राप्त करने के लिए उग्र राष्ट्रवादियों ने गुप्त संगठन भी बनाने शुरू कर दिए थे। इनके नोट्स आपने बनाने हैं, मैं भी आपको नोट्स के रूप में सामग्री दे रहा हूँ शॉर्ट पॉइंट्स में लिख के साथ के साथ। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में आपका फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। फ्रांसिस, ये 2 अंक में भी आ सकता है आपका। जितने कारण हम पढ़ के आए हैं उससे हमें ये पता लगा है कि स्थिति जो है विस्फोटक थी। एक बस चिंगारी की ज़रूरत थी और उस चिंगारी में ये फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या जो है ये काम करती है। 28 जून को 1914 को
जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार होते हैं, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, पूरा नाम ये है इनका, इनकी हत्या हो जाती है बोस्निया के एक नगर सेराजेओ में हत्या हो जाती है। ये भी आप नाम याद रखेंगे कहाँ हत्या होती है। तो यह हत्याकांड एक चिंगारी बन जाती है और युद्ध भड़क जाता है। ऑस्ट्रिया में क्रोध की लहर आ गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सर्बिया को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया जाता है इसके लिए। 48 घंटे का समय दे दिया जाता है, उसको अल्टीमेटम दिया जाता है। कठोर शर्तें लगाई जाती हैं जो स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। सर्बिया ने एक शर्त को छोड़कर स्वीकार कर लिया, फिर भी एक को छोड़कर सबको स्वीकार कर लिया। तो हालांकि बहाना बनाया गया कि सभी शर्तें स्वीकार नहीं की गई और 28 जुलाई को आखिर में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। धमकी भरा अल्टीमेटम मिलने पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के राजदूतों को रूस ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध में सर्बिया का साथ देगा। तो रूस साथ देगा सर्बिया का, जबकि जर्मनी जो कि ऑस्ट्रिया के साथ था, फ्रांस ने भी समर्थन देने का प्रयास किया। तो ये धड़े बढ़ जाते हैं इस तरह से और आखिर में फिर युद्ध होता है और युद्ध बढ़ता ही जाता है। युद्ध रोकने के निरर्थक प्रयास, सार्थक तो वही कहलाएंगे जिनमें युद्ध रोकी जाए, तो निरर्थक थे, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एडवर्ड ग्रे प्रयास करते हैं, क्योंकि यूरोप की अगर शांति भंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को था। तो इसलिए ये प्रयास करते हैं, न कि शांति के लिए प्रयास करते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए। ग्रे ने सीधी वार्ता के प्रस्ताव को फ्रांस ने स्वीकार नहीं किया। फ्रांस स्वीकार नहीं करता कि ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में जो है सीधी वार्ता हो। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली के राजदूत लंदन में एक सम्मेलन हो जाए और वहां पर बैठ जाएं और युद्ध रोकने पर विचार करें। जर्मनी ने स्वीकार नहीं किया। अंततः 27 जुलाई को फिर एक बार ग्रे जो है अनुरोध करता है। लेकिन तब तक ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर चुके थे। अंततः सब प्रयास निरर्थक हुए और युद्ध होता है। हमने पढ़ा था कि केंद्रीय धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर और मित्र राष्ट्र, जो धुरी शक्तियां थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे, जिन्होंने 2 करोड़ 20 लाख सैनिक भेजे। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, चीन, साइबेरिया, क्यूबा, भारत भी इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। इनके 4 करोड़ 20 लाख सैनिक थे, लगभग दुगने सैनिक थे धुरी शक्तियों से मित्र राष्ट्रों के पास। युद्ध की घटनाएं, युद्ध की प्रमुख घटनाओं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। बहुत लंबा युद्ध था, महासमर था। समर मतलब युद्ध, महा मतलब बहुत बड़ा समर। तो पहली जो घटना है वह है यूरोप में युद्ध। यूरोप में युद्ध जो चलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर यूरोप से बाहर के युद्ध पड़ेंगे। तो ये युद्ध महाविनाशक था, लाखों करोड़ों लोग इसमें जो है प्रभावित हुए, मारे गए, जान माल की हानि हुई। प्रमुख जो देश थे वो यूरोपियन ही थे इसमें शामिल, शुरुआत में खासकर, क्योंकि बाकी तो उपनिवेश थे, और यूरोप की भूमि पर ही लड़ा गया। अमेरिका सहित गैर यूरोपीय देश बाद में युद्ध में शामिल हुए थे। तो दो भागों में हम इसको बांट रहे हैं, मुख्य रूप से यूरोप में युद्ध और यूरोप से बाहर युद्ध। फिर समुद्र पर युद्ध भी, ये कुछ बिंदु हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। पहला जो भाग है इसमें पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा, यूरोप में जो युद्ध हुए। पूर्वी मोर्चा युद्ध का प्रारंभ यूरोप महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र से होता है। यूरोप के पूर्वी क्षेत्र से प्रारंभ होता है। उनतीस जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की जो राजधानी थी बेलग्रेड पर बम बरसाए। सर्बिया ने भी तुरंत कार्रवाई की, तुरंत का जवाबी कार्रवाई की, और शुरू में स्थिति उसकी मजबूत थी, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया व बुल्गारिया की संयुक्त कार्रवाई से अक्टूबर 1915 में वो परास्त हो जाता है। रूस पूर्वी प्रशा पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। उसे कुछ प्रारंभिक सफलता मिली, लेकिन टानेनबर्ग के घमासान युद्ध में वह बुरी तरह जर्मनी के हाथों हार जाता है। रूस जर्मनी से पराजित हो जाता है। 1,00,000 सैनिकों को जर्मन सैनिकों ने रोन डाला। दूसरी ओर पोलैंड में रूसी सेना ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रही। ग्लेशिया और करंथिया के दर्रों पर उसने अधिकार कर लिया। 1915 में ऑस्ट्रिया की सहायता हेतु जर्मन सेना के पहुंच जाने के कारण रूस की स्थिति बिगड़ गई। रूस की मदद के लिए आई ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना को भी जर्मनी के खिलाफ गैलीपोली अभियान में सफलता नहीं मिली। संयुक्त सेनाओं का जो गैलीपोली अभियान था, गैलीपोली अभियान भी असफल हो गया। इटली भी मित्र राज्यों की स्थिति को इस मोर्चे पर नहीं सुधार सका, बल्कि मेसोपोटामिया उसके हाथों से निकल गया। बुल्गारिया के युद्ध में शामिल हो जाने से जर्मनी और ऑस्ट्रिया की स्थिति यहाँ और दृढ़ हो गई। बुल्गारिया जो पहले असंतोष जिसके अंदर आया था, बुल्गारिया शामिल होने से धुरी राष्ट्र मजबूत हो गए। केंद्रीय शक्तियों की सेना रूस साम्राज्य के काफी भागों पर, धुरी और केंद्रीय एक ही बात है, कई भागों पर अधिकार जमा चुकी थी। उन्नीस 1916 में एक बार फिर रूस ने अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया, परंतु सिवाय नुकसान के उसे कुछ नहीं मिला। आखिर में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, रूसी क्रांति जिसको हम पढ़ते हैं रूस के अंदर। तो जर्मनी से संधि कर ली जाती है आखिर में, उस क्रांति के बाद ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, और युद्ध से अलग हो जाता है रूस। बदले में रूस को अपने भूभागीय लाभों को छोड़ना पड़ा। इस संधि से जर्मनी का मनोबल बढ़ता है। दूसरा मोर्चा जो है वह है आपका पश्चिमी मोर्चा। डिटेल में आप इसको देख लेंगे। पश्चिमी यूरोप में लड़ाई जर्मनी द्वारा तटस्थ था। देखो, जर्मनी द्वारा तटस्थ राज्य पर आक्रमण होता है। जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण से शुरुआत होता है पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई। बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर अधिकार करना चाहता था, अतः बेल्जियम जीतकर जर्मन सेना ने पेरिस की ओर कूच किया। राजधानी के पास पहुंचती सेना को देखकर फ्रांस की जनता जो है घबरा गई। फ्रांस में घबराहट फैल जाती है। राजधानी बदलकर बोर्डो ले जाई गई, बोर्डो राजधानी कर दी गई।
यहाँ फ्रांस की कमजोर स्थिति का कारण यह था कि उसकी मुख्य सेना एल्सेस और लॉरेन को प्राप्त करने के लिए अन्य मोर्चे पर लड़ रही थी, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन जो है पहले से ही जर्मनी के अधिकार में थे। ये एक बड़ा कारण था एल्सेस और लॉरेन प्रांत युद्ध का, लेकिन जर्मन सेना को सफलता नहीं मिलती। फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना है जो फ्रांस और ब्रिटेन की, मारन नदी के पास मारन की लड़ाई में जर्मन सेना को बुरी तरह से पराजित किया। यह एक लड़ाई थी जिसे 20 लाख सैनिकों ने भाग लिया। जर्मन जनरल फाकनहेन ने कहा था कि जर्मनी मारन में ही युद्ध को गवा चुका था। जर्मनी का बेल्जियम के उत्तरी भाग में आगे बढ़कर कैलेस व डंकर बंदरगाहों पर अधिकार करने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ, परंतु उसे उत्तरी फ्रांस पर अधिकार करने में सफलता मिल गई, जिसमें लोहे और कोयले की खानें थी। उत्तरी फ्रांस पर अधिकार हो जाता है, लोहे और कोयले की खानें यहाँ पर। वास्तव में मारन की लड़ाई के बाद नवंबर 1914 में ही युद्ध में गतिरोध पैदा हो चुका था। दोनों पक्षों ने दक्षिणी फ्रांस सीमा से उत्तरी फ्रांस समुद्री तट तक सैकड़ों मील लंबी खंदकें खोद ली थी। मशीन गनों व राइफलों से खंदक युद्ध बिना निर्णय के लंबा खींचता रहा। खंदक मतलब सुरंगे या जो भी एक प्रकार से बैरक बना लिए थे, खंदकों से युद्ध लंबा खींचता रहा, गोलीबारी होती रहती थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए जर्मनी ने 1915 में जहरीली गैस का प्रयोग किया, तो इंग्लैंड ने 1916 में युद्ध में पहली बार टैंक उतार दिए। इंग्लैंड ने 1916 में टैंक उतारे, जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग किया। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी आपको मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर भी, द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर भी। आपको ये सारी घटनाएं जो हम पढ़ के सुना रहे हैं ये आप उसमें देख भी सकते हैं। फरवरी 1916 में जर्मनी ने पेरिस तक पहुंचने के लिए वर्दुन पर जबरदस्त आक्रमण किया। यह युद्ध 1916 से जून 1916 तक चला। इस लड़ाई में दोनों ओर लगभग बराबर संख्या में 7 लाख के करीब सैनिक मारे गए। दोनों ओर 7 लाख सैनिक बराबर मारे गए। जर्मनी को सफलता मिली, अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। मित्र राष्ट्रों ने सोmme पर आक्रमण कर दिया। यह इस वर्ष की दूसरी भयंकर लड़ाई थी, जिससे पहले ही दिन लगभग 60,000 ब्रिटिश सैनिक या तो पूरी तरह से घायल हुए या फिर मारे गए। फिर भी मित्र राष्ट्रों की सेना यहाँ भारी पड़ी। जर्मनी की अब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, सैनिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। दूसरी ओर जर्मनी के वर्दुन पर आक्रमण के समय ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण किया। उसकी सेना विर्सिजा नगर के पास पहुंच गई थी, लेकिन पीछे से रूस द्वारा गलेशिया पर आक्रमण करने के कारण उसे अपनी सेना वहां से हटानी पड़ी। इस प्रकार युद्ध गतिरोध नहीं टूट रहा था। और लंबा खींचना जो है युद्ध का, खासकर केंद्रीय शक्तियों को, ऐसे तो सबको नुकसान था, लेकिन केंद्रीय शक्तियों को काफ़ी महंगा पड़ रहा था। अगली जो वीडियो है उसमें हम यूरोप से बाहर युद्ध का जो बिंदु है वो पढ़ेंगे। तो ये 5वें लेसन की आपने तीसरी वीडियो देख ली।